2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देख चुके हैं बच्चों, जब भी किन्हीं दो लाइंस का इंटरसेक्शन कराया जाता है तो हमें मिलता है कोई पॉइंट, और उस पॉइंट से हम लोग बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस थ्रू दैट पॉइंट। इनके प्रतिच्छेदी बिंदु से बच्चों हम लोग अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। अगर एक लाइन की इक्वेशन है L1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है L2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइंस की इक्वेशन को बच्चों L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार से 3D की बात की जाए बच्चों, तो जब कभी कोई दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें मिलती है बच्चों लाइन। जब भी कभी दो समतल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, सपोज कीजिए पहला प्लेन है P1 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन है P2 इक्वल टू 0, तो जहां कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों वहां मिलेगी लाइन, और इस लाइन से बच्चों मैं इनफाइनाइट प्लेन्स पास कर सकता हूं। ऑब्वियसली उन इनफाइनाइट प्लेन्स में से दो प्लेन तो ये खुद ही होंगे भाई। जहां कहीं दो प्लेन्स ने इंटरसेक्ट करा, पहला प्लेन दूसरा प्लेन इंटरसेक्ट करा, तो जो लाइन आपको मिली उस लाइन से आप ऐसा प्लेन पास कर दो, ऐसा पास कर दो, ऐसा पास कर दो, ऐसा पास कर दो, ऐसा पास कर दो। वी पीपल कैन ड्रॉ इनफाइनाइट प्लेन्स थ्रू इंटरसेक्शन लाइन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। और इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले समतल की समीकरण क्या होगी बच्चों? P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। कैसे होगी इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब बच्चों सपोज कीजिए कि जो इनकी इंटरसेक्शन लाइन है उस पर कोई पॉइंट आपको गिवन हो x1 y1 z1, या आपको मालूम हो कि साहब इनके इंटरसेक्शन लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात ये एक ऐसा पॉइंट है जो उनकी इंटरसेक्शन लाइन पर है। अब अगर ये इनकी इंटरसेक्शन लाइन पर है तो नेचुरल सी बात है बच्चों वो इन दोनों प्लेन्स पर भी होगा। भाई इनकी जो ये लाइन है जहां इन दोनों प्लेन्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वो लाइन इन दोनों प्लेन्स में है, तो ऑब्वियसली लाइन अगर प्लेन में है तो लाइन पर जितने पॉइंट्स होंगे बच्चों वो भी प्लेन पर होंगे। सो ये लाइन पर लाई कर रहा है ये पॉइंट। अब अगर ये पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो निश्चित बात है कि वो इन दोनों प्लेन्स पे लाई कर रहा है, तो वो प्लेन्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब सपोज कर लीजिए भाई पहले प्लेन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। हमने जनरल इक्वेशन लिखी। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इनकी इंटरसेक्शन लाइन पर ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट इस प्लेन पर है। क्यों? क्योंकि ये लाइन प्लेन पर है, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये लीजिए बच्चों मैंने प्लेन की इक्वेशन में उसको रख दिया। हमें पता है कि ये बिंदु पहले वाले समतल पर है, इसलिए वो पहले वाले समतल की समीकरण को असंतुष्ट करेगा। ठीक इसी तरह से ये जो पॉइंट है बच्चों ये दूसरे प्लेन पर भी है। भाई वो जो इंटरसेक्शन लाइन बनकर आई, वो जो इंटरसेक्शन लाइन बनकर आई वो पहले प्लेन पर थी, तो उस लाइन पर तमाम पॉइंट्स पहले प्लेन पर थे, तो उसने प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ऐसे ही बच्चों जो इंटरसेक्शन लाइन बनकर आई ये दूसरे प्लेन पर भी है, तो वो इस पर लाई करने वाले जो भी पॉइंट्स होंगे वो दूसरे प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए साहब आपने दूसरे प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करा दिया। ये लीजिए साहब हमें जो दोनों प्लेन्स दे रखे थे हमने दूसरे प्लेन में भी इसको सेटिस्फाई करा दिया। क्यों? क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं हमने इनकी इंटरसेक्शन लाइन पर कोई पॉइंट ले लिया है। भाई पहले प्लेन की इक्वेशन ये थी और दूसरे प्लेन की इक्वेशन समझ ही गए होंगे बच्चों आप, वो ये है। ये लीजिए साहब, अब ये पॉइंट पहले प्लेन पर है इसलिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो पॉइंट है दूसरे प्लेन पर भी है इसलिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होगी ये। और मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं? इसलिए बच्चों क्योंकि यदि मैं यहां पर P1 की जगह जो इक्वेशन दे रखी थी वो अगर मैं रख देता हूं, चलिए मैंने रख दी जनाब, और ऐसे ही मैंने P2 की जगह पर भी जो दूसरी इक्वेशन थी मैंने उसे रख दिया। ये लीजिए जनाब, तो ये आपके पास में आ जाएगा भैया कुछ इस तरह से। भाई P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 की वैल्यू यह आएगी। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये x1 y1 z1 अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 से जो इक्वेशन बनकर आई, इसमें यदि मैं x1 y1 z1 रखूं तो क्या पिक्चर बनेगी? a1 x1 प्लस b1 y1
प्लस C1Z1 प्लस D1 प्लस लेमडा इंटू क्या बच्चों A2X1 प्लस B2Y1 प्लस C2Z1 प्लस D2 इज इक्वल टू 0। और यदि आप ध्यान दें बच्चों तो ऊपर जो आपके पास में इक्वेशंस बनकर आई थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इन दोनों को यदि आप देखें बच्चों तो हम इन दोनों को देखने के बाद क्या पा रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है 0 और लेमडा और उस दूसरे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी कितनी है 0। सो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0, क्योंकि हमने माना है ना कि ये जो पॉइंट जो लिया है वो इनकी इंटरसेक्शन लाइन पर लिया है, मतलब दोनों प्लेन्स पे लिया है, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0 को यदि कोई पॉइंट x1 y1 z1 पहले प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे जो इक्वेशन बनकर आई वो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। देख लीजिए 0 बराबर 0 ही आ रहा है, RHS तो 0 था इसी, LHS भी 0 आ चुका, तो मतलब वो जो पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। और यदि हम देखें बच्चों तो ये P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0 से जो इक्वेशन आई, उस इक्वेशन को यदि मैं ऐसा लिखूं A1 प्लस लेमडा A2 और ये y इंटू क्या B1 प्लस लेमडा B2 और z इंटू क्या बच्चों C1 प्लस लेमडा C2 प्लस क्या D1 प्लस लेमडा D2 इक्वल टू 0। अब जरा गौर कीजिए बच्चों, ये P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 से ये जो इक्वेशन आई, दिस कुड बी रिड्यूस्ड इनटू दिस फॉर्म एज वेल। अब यहां पर देखिए बच्चों A1 कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, A2 कांस्टेंट है, सो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बनकर आएगा ये कांस्टेंट ही बन के आएगा। लेट अस कॉल दिस कांस्टेंट एज कैपिटल है। इसी तरह से B1 कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, B2 कांस्टेंट है, तो ये भी एक पूरा कांस्टेंट ही बन के आएगा, मैंने इसको B नाम दे दिया। इसी तरीके से ये जो पूरा है बच्चों ये कांस्टेंट है और ये भी एक पूरा कांस्टेंट है। सो फाइनली अब P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 से ये जो इक्वेशन आई उसको मैंने ऐसा लिखा और देखा मैंने जब, तो मैंने ये पाया कि ये इक्वेशन और कुछ नहीं, ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार की फॉर्म की है। और ये जो फॉर्म है बच्चों, आई कैन सी दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन, ये लीनियर इक्वेशन है बच्चों तीनों वेरिएबल्स x y z में, इन तीनों निर्देशांकों में, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में एक लीनियर इक्वेशन है। सो जाहिर सी बात है बच्चों ये एक प्लेन की इक्वेशन है और इस प्लेन को x1 y1 z1 यानी कि इनकी इंटरसेक्शन लाइन पर जो पॉइंट था वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे मतलब क्या हो गया, इससे मतलब ये होगा कि इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ये होगी। आई रिपीट, हम लोगों ने देखा है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जहां कहीं पर, वहां पर हमें एक पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट मिलता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ करते हैं और उस लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती थी। वहां पर भी यही हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था, आप देखें जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज किया है, बट मैंने जस्ट रिकॉल करा दिया। भाई हम लोग 2D में जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं 3D में वही सब कुछ प्लेन में पढ़ते हैं, तो हम बहुत बात सुन चुके हैं। वैसे ही बच्चों जब दो प्लेन्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा तो वहां पर एक लाइन मिली, भाई लाइंस इंटरसेक्ट करती थी, पॉइंट मिलता था, प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे, लाइन मिलेगी। अब उस इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होगी ये। मैं ये ऐसा कैसे कह सकता हूं, उसके पीछे एक कारण है। भाई मैंने इनकी इंटरसेक्शन लाइन पे कोई पॉइंट x1 y1 z1 ले लिया, इनकी प्रतिच्छेदी रेखा पर, निश्चित बात है वो जो इंटरसेक्शन लाइन है वो ये दोनों प्लेन्स पर है, तो लाइन पर जो पॉइंट होंगे वो प्लेन पर होंगे। अब इनकी इंटरसेक्शन लाइन पर मैंने कोई पॉइंट x1 y1 z1 माना, तो जाहिर सी बात है वो प्लेन पर भी होगा, इसलिए प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वी विल राइट कि सिंस x1 y1 z1 लाइज ओवर द फर्स्ट प्लेन, इसलिए ऐसे सेकंड प्लेन, इसलिए अब इससे जो इक्वेशन बनकर आई उसमें जब मैंने x1 y1 z1 रखा तो मैंने देखा कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 था, ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 था, मतलब आप देख सकते हैं कि x1 y1 z1 ने इसको भी सेटिस्फाई करा है और इसको भी सेटिस्फाई करा। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 y1 z1 ये जो इक्वेशन है इस पर भी लाई कर रहा है। भाई अगर x1 y1 z1 जो पॉइंट था वो इस पर था, इस पर था, तो वो इस पर भी था, इससे ये तो प्रूव हो गया। अब हम ये भी देख लें कि ये जो इक्वेशन आई है क्या ये एक प्लेन की ही इक्वेशन आई है। तो हमने जब ये रखकर इसको जब सिंप्लीफाई करके देखा तो हमने देखा कि बकायदा प्लेन ही है, तो दोनों बातें हो गई। हमने पहली चीज तो ये प्रूव कर दी कि अगर कोई कॉमन पॉइंट पहले प्लेन पर है, कॉमन पॉइंट मतलब दोनों पर ही होगा ऑब्वियसली, अगर इन दोनों का कॉमन पॉइंट के बारे में बात करूं तो वो इस पर भी लाई कर रहा है। इससे यही हुआ कि भाई कोई दोनों का कॉमन पॉइंट है, मतलब इस पर भी है तो वो इस पर भी है और साथ साथ में ये प्लेन की इक्वेशन भी है। तो लगे हाथों इससे क्या प्रूव हो गया कि दो समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले समतल की समीकरण होगी ये, क्योंकि ये प्लेन की भी इक्वेशन आ रही है और उनके इंटरसेक्शन, उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे थे वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहे थे। होप मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। चलिए हम अब आगे बढ़े।
अब हमने प्लेन की इक्वेशन को क्या देखा बच्चों, इनकी इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ये तो एक अलग बात है कि मैंने लेमडा का मल्टीप्लाई P2 में करा। भाई लेमडा एक कांस्टेंट है, मैं चाहूं तो माइनस लेमडा भी लिख दूं, माइनस लेमडा भी लिख दूंगा तब भी वो सेटिस्फाई करेगा। अगर x1 y1 z1 इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, तो इसको भी करेगा। आप रखकर देख लीजिए। इसी तरीके से भाई आप जरूरी नहीं है कि आप जो है वो लेमडा का मल्टीप्लाई P2 में करें, आप चाहें तो लेमडा का मल्टीप्लाई P1 में कर दीजिए, तब भी आपको मिलेगा। आप रखकर देख लीजिए। अगर x1 y1 z1 P1 को और P2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये लीजिए, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और बकायदा ये सभी प्लेन्स की इक्वेशन आएगी। और ऐसा भी लिख सकते हो P1 प्लस 1 बाय लेमडा। भाई लेमडा एक कांस्टेंट है, जिस तरह से लेमडा एक कांस्टेंट है वैसे माइनस लेमडा एक कांस्टेंट है। और ये जरूरी नहीं है कि लेमडा का मल्टीप्लाई आपको P2 में ही करना, आप चाहे तो P1 में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो P2 में भी कर सकते हैं। और लेमडा के 1 बाय लेमडा के लिख दीजिए, सिग्मा लिख दीजिए, इस तरह से हम कुछ लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली दो समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले समतल की समीकरण होगी ये P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। फिर भले वो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो या वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो। या सपोज कीजिए पहले प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है बच्चों r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर प्लस d2 इक्वल टू 0। और मुझे कहा जाए कि इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले समतल की समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम, ज्ञात क्या करेंगे भैया, उस केस में क्या होगा, प्लेन की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। सो दैट मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं P1 की इक्वेशन जो है वो है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस d1 और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ क्या, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर प्लस d2 is equals to 0. So this is the equation of plane passing through intersection line of these two given planes. इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले समतल की समीकरण ये होगी, कॉपी कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात बच्चों। सो दो लाइंस के दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, होप आपको समझ में आया। और मैं फिर बोल रहा हूँ, लेमडा का मल्टीप्लाई सेकंड में करना, फर्स्ट में करना, 1 बाय लेमडा लिखना, माइनस लेमडा लिखना, के लिखना, माइनस के लिखना, और भी कोई आपके दिमाग में आ रहा वो भी आप लिख सकते हो बच्चों। एक सम कीजिएगा, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, passing through this point and intersection line of these two planes। उस समतल की समीकरण बताइए जो इस बिंदु और इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरता है। चलिए कीजिए बच्चों, वो प्लेन बताना है जो उस पॉइंट और इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन से पास होता है। वीडियो को रोकिएगा और करिएगा। कैसे करेंगे बच्चों, हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हम इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। ये होगा भाई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू इंटरसेक्शन लाइन ऑफ दीज टू प्लेन्स। ये आप देख चुके हो बच्चों। अब उसकी एक और खासियत क्या है, उसकी एक और खासियत ये कि वो प्लेन उस पॉइंट से पास हो रहा है, वो प्लेन इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से और साथ में एक स्पेस में कोई पॉइंट दे रखा तो उससे पास हो रहा है। अब वो चूंकि उससे पास हो रहा है इसलिए नेचुरल सी बात है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो उसको सेटिस्फाई कराएगा तो आप x की जगह पर -1, y की जगह पर 0, z की जगह पर 3 रख दीजिए। ये लीजिए प्लस लेमडा, यहाँ पर x की जगह पर -1, y की जगह पर 0 और तो दिया 6 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चों 6, ये सॉरी 3। होप मैंने सब कुछ सही किया है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, 12 में से 2 गए तो बचे 10 और में से 5 गए तो 5 प्लस लेमडा और ये दोनों कैंसल और 6 लेमडा ये आ चुका। इससे लेमडा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू -5/6। जो वैल्यू आपके पास में आई है उसे आप यहां रख दीजिए। जब आप उसे यहां रखेंगे तो आप क्या पाएंगे बच्चों, आप पाएंगे कि 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5/6 इंटू क्या 3x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए, 6 का मल्टीप्लाई यहां कीजिए, 6 दूनी 12x प्लस 6 तिया 18y प्लस 6 चौक 24z माइनस 6 5 30 माइनस 5 तिया 15x प्लस 5y माइनस 5 दूनी 10z माइनस 5 तिया 15। ये लीजिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12x में से 15x गया तो -3x, 18y प्लस 5y मेरे ख्याल से 23y ही होते हैं। और यहां पर 6 चौक 24z था बच्चों, तो 24 में से 10 गए तो 14z और -30 -15 -45। वो मेरा कैलकुलेशन सही है, अगर गलत हो तो उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अगली प्रॉब्लम लिखिएगा, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग फॉलोइंग लाइन एंड, एक सेकेंड, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग फॉलोइंग लाइन
हाँ, ये है बच्चों आपके पास में, ये लीजिए, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग फॉलोइंग लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। दिस प्लेन, ये प्लेन में यहां लिख देता हूं 4x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग फॉलोइंग लाइन एंड परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन कीजिए। अब देखिए, ये दो प्लेन्स जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो उसकी लाइन होगी, वहां पर एक लाइन मिलेगी आपको। दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन, दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन की इक्वेशन को लिखने का ये भी एक तरीका होता है। इससे अभी आप आगे चल के स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, हमें स्ट्रेट लाइन की अनसिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जब कभी कोई दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन लाइन को लिखने का तरीका ये होता है। अब आपसे क्या बोला है कि इन दोनों की ऐसा प्लेन बताना जो इनकी इंटरसेक्शन लाइन जिसमें समाहित है और वो उसके लंबवत है। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, वो अभी हमने देखा, वो होगी P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0। इनकी इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला प्लेन यही होगा। अब आप यहां पर x कॉमन निकाल देंगे तो 2 माइनस लेमडा, y कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस 4 लेमडा, और z कॉमन निकाल देंगे तो 3 प्लस 5 लेमडा, और साथ में क्या, और साथ में होगा माइनस 5 प्लस 3 लेमडा। होप मैंने जो कुछ किया है वो सही किया है। सो ये इस प्लेन की इक्वेशन आ गई, इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आ गई। जाहिर सी बात है, आप लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे, आपको डिफरेंट प्लेन्स मिलते जाएंगे। भाई लेमडा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए, -3, -2, -1, और जरूरी थोड़ी ना कि इंटीजर ही रखो, फ्रैक्शनल रख दो, 5/2, 3/9, 3/7, √3, √2, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव वगैरह वगैरह कुछ भी रख दीजिए। आपको लेमडा के डिफरेंट वैल्यूज रखते जाएंगे, आपको डिफरेंट प्लेन्स मिलते जाएंगे। अब क्या बोला है, ये तो प्लेन आ गया आपके पास में, लेकिन इस प्लेन की खासियत क्या है कि इस प्लेन की खासियत ये है, आपको उन सभी प्लेन्स में से इनकी इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले ये वो सारे प्लेन आ गए। उन सभी प्लेन से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो प्रैक्टिकली वो प्लेन चाहिए और जो उसके परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे बच्चों, इस प्लेन पे नॉर्मल के डीआरएस क्या होंगे, ये और ये, और गिवन प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस क्या होंगे, 4, 1 और -1। तो अब ये दोनों परपेंडिकुलर, और दो प्लेन्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो नॉर्मल्स होते हैं और वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। अब A1 की वैल्यू 4 है, A2 की वैल्यू ये है, B1 की वैल्यू 1 है, B2 की वैल्यू ये है, C1 की वैल्यू -1 है, C2 की वैल्यू 3 प्लस 5 लेमडा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, व्हाट यू गेट एक्जैक्टली, ये 2 4 आर 8 -2 लेमडा, 1 प्लस 4 लेमडा, -3 -5 लेमडा इज इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, 2 लेमडा -3 लेमडा आ गया, और 8 और 1 9 में से 6 गए तो 9 में से 3 गए तो 6 आए। मेरे ख्याल से तो मैंने सही करा है भाई, -2 प्लस 2 और -5 -3 ही आया, और 8 और 1 9 में से 3 गए तो 6। अब यहां से आपको मिलेगी बच्चों लेमडा की वैल्यू 2। लेमडा की वैल्यू 2 को आप यहां रख देंगे, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, बात एक ही है। आपके पास में जो है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। कैसे किया मेरे ख्याल से समझ में आएगा बच्चों। एक और सम कीजिएगा, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which is passing through intersection line of following planes। ये लीजिए, ये आपको प्लेन ये दे रखा है बच्चों, इंटरसेक्शन लाइन ऑफ फॉलोइंग टू प्लेन्स, r वेक्टर माइनस i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर प्लस 5। डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन through intersection line of following planes and parallel to y-axis and parallel to y-axis, जो y-axis के समानांतर है। जरा वीडियो को रोक करके कीजिए बच्चों। देखिए, पहली बात तो यह कि इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होगी P1 प्लस लेमडा P2 इज इक्वल टू 0 होगा ये। चलिए जनाब, ये आ गया। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये r वेक्टर डॉट ये 3 माइनस लेमडा इंटू आई कैप होगा।
और फिर क्या 1 प्लस 2 लेमडा इंटू जे कैप प्लस 1 माइनस 3 लेमडा इंटू के कैप और ये पूरी ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास भाई आई 3 माइनस लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा 1 माइनस 3 लेमडा और साथ में क्या होगा, ये हो जाएगा -10 प्लस 5 लेमडा। मैंने तो सही करा मेरे ख्याल से। अब इस प्लेन की खासियत क्या है, ये प्लेन ऐसा है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, मैंने शायद वाई के ही बोला था, वाई के पैरेलल है मतलब एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। भाई आपको वो प्लेन बताना है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यूं कह सकता हूं कि इट इज परपेंडिकुलर टू जेड एक्स प्लेन। जरा 3D में जरा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। भाई ये x है, ये y है, ये z है। अब कोई प्लेन ऐसा है जो y एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के पैरेलल है मतलब z एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर है। z एक्स प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। और z एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, यदि z एक्स प्लेन के बारे में बात की जाए तो z एक्स प्लेन की खासियत ये होगी कि उस पर y 0 होगा। z एक्स प्लेन की खासियत ये होगी कि उस पर y क्या होगा, 0। तो क्या करेंगे इसके लिए, भाई आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। जेड एक्स प्लेन, पहली बात तो जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या, और जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 0। जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 0। मतलब दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो r वेक्टर डॉट j वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये कौन से प्लेन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जेड एक्स प्लेन की, जेड एक्स प्लेन की। यस भाई जेड एक्स प्लेन क्यों, क्योंकि प्लेन पैरेलल है वाई एक्सिस के। अगर आपको वो प्लेन बताना जो वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर है। और जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। जैसे वेक्टर फॉर्म में यही लिखेंगे आप देख लीजिए। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली y इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गई इसकी। अब आपको ऐसा प्लेन बताना है जो y एक्सिस के पैरेलल है मतलब z एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों प्लेन्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कब होगा बच्चों, कोई प्लेन आपके पास में r1 वेक्टर, r वेक्टर ये प्लेन और दूसरा प्लेन जो है ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होते हैं, दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर तब होते हैं जब इनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर, मतलब n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0 होगा। भाई n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 होगा। सो n1 आपके पास में ये है, n2 आपके पास में ये है, तो आप क्या करेंगे, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर मतलब क्या, 3 माइनस लेमडा इंटू आई कैप, 1 प्लस 2 लेमडा इंटू जे कैप, 1 माइनस 3 लेमडा इंटू के कैप डॉट जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको 0 करिए डॉट, अब ये 0 करेंगे तो कैसे होगा, ये आप j का j से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। सॉल्विंग दिस विल गिव यू द लेमडा इक्वल्स टू -1 और लेमडा इक्वल्स टू -1/2 जो आया वो यहां रख देंगे, आपको डिजायर्ड प्लेन मिल जाएगा, आपको वो तल मिल जाएगा। आप ऐसा कर लीजिए। मैंने अभी बोला था आपको इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। भाई एक तरीका तो उन्होंने क्या बोला, y एक्सिस के पैरेलल है। उन्होंने बोला कि ये प्लेन जो है साहब y एक्सिस के पैरेलल है मतलब z एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर है और z एक्स प्लेन मतलब ये वाला प्लेन, मतलब वेक्टर फॉर्म में ये प्लेन। अब ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है तो कंडीशन ये बनेगी, वो कर दिया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या, जरा दिमाग लगाइए। आपसे बोल रहे हैं कि ये प्लेन y एक्सिस के पैरेलल है मतलब y एक्सिस को कहां कट करेगा, इंफिनिटी पर। y एक्सिस को इंफिनिटी पर कट करेगा। अब जरा y एक्सिस को जो प्लेन इंफिनिटी पर कट करता है जरा उसको रिकॉल करिए क्या होता है। भाई किसी प्लेन की अगर मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना चाहूं तो किसी प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1। Now if a plane is parallel to y axis then it will intersect y axis at infinity। y axis को वो infinity पे कट करेगा, y axis को infinity पे कट करेगा मतलब प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। मतलब कैसी बन गई प्लेन की इक्वेशन, x अपॉन a प्लस 0 इंटू वाई प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द प्लेन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये एक ऐसा प्लेन आया जो y एक्सिस के पैरेलल है। एक ऐसा प्लेन आया जो y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल है मतलब उसमें देखिए x में चलिए जो आया, z में जो आया वो आया, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 1। वो जो भी आया x का कोफिशिएंट जो भी आया, z का कोफिशिएंट जो भी आया, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य भावी रूप से तय हो गई,
one thing is definitely sure that if a plane is parallel to y axis, then it is not going to intersect y axis, or else you say it is intersecting y axis at infinity. In that condition you are finding this. It means, it concludes, it says, it states, it proves the coefficient of y is equal to 0. y का कोफिशिएंट 0 होगा. यदि कोई तल y अक्ष के समानांतर है तो y का गुणांक 0 होगा, और y का कोफिशिएंट 0 होगा. तो कैसे कर सकते हैं हम? ये कह सकते हैं भाई कि देखिए, हमें एक बात मालूम है कि जो दो प्लेन्स थे उनके इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला प्लेन ये, मतलब ये था. अब आप बोल रहे हो, अब लेमडा के डिफरेंट वैल्यूज रखते जाओगे, आपको डिफरेंट प्लेन मिलेंगे, लेकिन आपको प्रिसाइजली वो प्लेन बताना है जो y एक्सिस के पैरेलल है, और जो y के पैरेलल होगा, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, उसमें y का कोफिशिएंट 0. अब यहां y का कोफिशिएंट क्या होगा? y का कोफिशिएंट होगा ये. सो दिस हैज टू बी 0, और ये 0 कर देंगे तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2. रख दीजिए, आंसर आ जाएगा. वही काम हो रहा है, सोच का तरीका चेंज हो गया है. आपने बोला y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब z एक्स के परपेंडिकुलर है, z एक्स के परपेंडिकुलर है, मतलब j = 0 जो है z एक्स के परपेंडिकुलर है, और z एक्स प्लेन की इक्वेशन होती है y = 0. उससे आपने देखा था, एक तरीका वो था. दूसरा तरीका, वो y एक्सिस को इन्फिनिटी पे कट कर रहा है जनाब, y एक्सिस को इन्फिनिटी पे कट कर रहा है, मतलब y का कोफिशिएंट गुणांक जो है वो, यस, नोट डाउन कर लीजिएगा. अगला हम एक और सम करते हैं बच्चों, मैं इसे मिटा रहा हूं. मुझे कहा है ऐसा प्लेन बताइए, मुझे बोला है ऐसा प्लेन बताइए जो इन दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होता है. 2x - 3y + 4z - 1 = 0, और x + y + 3z + 5 = 0. ऐसा प्लेन बताइए जो इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होता है, और जिसकी पॉइंट 1 - 2 1 से डिस्टेंस है 5 यूनिट्स. उस समतल का समीकरण बताइए जनाब जो इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरता है, और उस बिंदु से उसकी दूरी 5 इकाई है. करिए, क्या करेंगे? इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? P1 + लेमडा × P2 = 0 हो गया. इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, x × 2 + लेमडा, y × -3 + लेमडा, z 4 + 3 लेमडा + -1 + 5 लेमडा = 0. This is the equation of plane passing through intersection line of these two planes. Obviously, on substituting different values of lambda, I'll get different planes. मुझे डिफरेंट प्लेन्स मिलेंगे. अब मुझे उन सभी प्लेन्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो प्रिसाइजली वो प्लेन बताना है जिसकी उस पॉइंट से डिस्टेंस 5 यूनिट्स है. अब किसी प्लेन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जरा याद करिए. किसी प्लेन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? x की जगह पर x का कोफिशिएंट रख दीजिए उस पॉइंट का, y की जगह पर y कोफिशिएंट रख दीजिए, z की जगह पर z कोफिशिएंट रख दीजिए. चलिए ठीक है साहब, और अपॉन में क्या? √√a² + b² + c², √a² + b² + c². और ये जो डिस्टेंस है ये कितने यूनिट्स है? 5 यूनिट्स. आप x की जगह पर वो पॉइंट, y की जगह पर वो पॉइंट, z की जगह पर वो पॉइंट, अपॉन √a² + b² + c², ये रख देंगे. आपको लेमडा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. ऑब्वियसली इससे लेमडा की 2 वैल्यूज आने वाली हैं, तय बात है, वो आप करके देख लीजिएगा. क्योंकि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. अब इस पॉइंट से आपको 5 यूनिट्स के डिस्टेंस प्लेन बताना है. आपको इस पॉइंट से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस प्लेन बताना. तो एक पॉइंट, एक प्लेन ऐसा भी हो सकता है, वो प्लेन इस तरफ भी हो सकता है, वो प्लेन इस तरफ भी हो सकता है. इसलिए भाई जैसे मान लीजिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो उससे पास होने वाला प्लेन ऐसा भी हो सकता है, उससे पास होने वाला प्लेन ऐसा भी हो सकता है. सो यू विल गेट 2 प्लेन्स. इससे भी आपको लेमडा में क्वाड्रेटिक मिलेगी. वो एक अलग बात है कि वो रेशनल इरेशनल जो भी मिले, बट अनडाउटेडली वी आर गोइंग टू गेट 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दोज वैल्यूज ऑफ लेमडा आइदर हियर और हियर, वी विल गेट अ डिजायर्ड प्लेन. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा. सो दो समतलों की प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले समतल के समीकरण किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, मेरे ख्याल से यह समझ में आया. इसे कॉपी जरूर करिएगा. आगे सुनिए. अब मैं अगर इस बारे में बात करूं कि कोई 3 प्लेन्स
एक ही लाइन से पास होते हो तो क्या होगा। जैसे 2D में जरा याद कीजिए, आपके पास में एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, इनको हम बोलते थे कॉन्करेंट लाइन, संगामी रेखाएं, हिंदी में मेरे ख्याल से यही कहा जाता था। इफ 3 लाइंस पास थ्रू सेम पॉइंट, या यूं कहा जाए कि 3 में से कोई भी 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले वो सेम आएगा, तो ये कॉन्करेंट लाइन कहलाती थी। और कॉन्करेंट लाइंस कैसे निकालते थे आप? कॉन्करेंट लाइंस निकालने का, अगर आपको कॉन्करेंट प्रूव करना है कि ये भैया ब्ला ब्ला 3 लाइंस कॉन्करेंट है, तो बताइए कैसे कैसे करेंगे। तो हम क्या करते थे, 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते थे, तीसरी लाइन अगर उसी को सेटिस्फाई कर रही है मतलब वहीं से पास हो रही है, ये एक तरीका था। या याद कीजिए कि उन तीनों का जो डिटरमिनेंट बनता था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 = 0 आता था। याद आ गया होगा? हाँ भैया याद तो आएगा, मैं याद कराऊंगा तो आपको। तो इस तरीके से कॉन्करेंसी प्रूव की जाती थी। अब 3 रेखाओं की, 3 लाइंस की कॉन्करेंसी प्रूव करने का तरीका वो था। अब यहां पर प्लेन में कैसे करेंगे? यहां अगर 3 प्लेन्स, भाई पहला जैसे ये कोई प्लेन है, ये लीजिए प्लेन ये है, और दूसरा प्लेन ये है। अब इनकी इंटरसेक्शन लाइन से ही कोई तीसरा प्लेन पास हो रहा है, कुछ ऐसा, ये तीसरा प्लेन पास हो रहा है, तो वो कैसे होगा बच्चों? चलिए हम उस बारे में काम करते हैं। सो अगर 3 कोई प्लेन्स कॉन्करेंट हैं, अगर कोई 3 प्लेन्स कॉन्करेंट हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि 2 की इंटरसेक्शन लाइन से तीसरा प्लेन पास होगा, 2 की इंटरसेक्शन लाइन से तीसरा प्लेन पास होगा। जैसे अगर मुझे यही कहा है कि x = cy + az और y = cx + az और z = एक मिनट, मेरे से कुछ गलती तो नहीं है, हाँ, cy + bz, यस, y = cx + az और z = ay + bx. If these 3 planes are passing through same point, or you say if these 3 planes have a common line in them, then find relation amongst A, B and C. तो A, B और C में संबंध स्थापित कीजिए। वीडियो को रोक करके कीजिए। देखिए ये तीनों लाइंस कैसी हैं? तीनों प्लेन्स की लाइन कॉमन है, मतलब पहले 2 के इंटरसेक्शन लाइन से तीसरा प्लेन पास होगा। तो देखिए पहले प्लेन की इक्वेशन को यदि मैं ऐसा लिखूं और दूसरे प्लेन की इक्वेशन को मैं ऐसा लिखूं तो कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है, और तीसरे प्लेन की इक्वेशन को मैं कुछ ऐसा लिखूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। भाई पहले प्लेन की इक्वेशन ऐसी होगी, दूसरे प्लेन की इक्वेशन ऐसी होगी, तीसरे प्लेन की इक्वेशन ऐसी होगी। अब इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? सो उसका लॉजिक क्या है? P1 + λ अब P2 = 0, और P1 क्या? x1 - cy + bz, सॉरी ये प्लस लेमडा, और P2 है cx - y + az = 0, ये आएगा। अब यहां से x को कॉमन निकालिए, x को कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा, y को कॉमन निकालिए तो ये आएगा। क्या मैंने सही लिखा है? मेरे ख्याल से तो सही है। और z कॉमन निकाला तो b + a λ। ये इनकी इंटरसेक्शन, 2 प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, ये तो वो हमने सीख लिया है। भाई 2 प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन, x = cy + bz, y = cx + az, मैंने वैसा ही लिखा है x cy bz। हाँ भैया, क्योंकि मैं मेरी प्रॉब्लम में कॉपी करने में दिक्कत दे देता हूं कई बार, cx - y + az, ठीक है। तो इनकी इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला प्लेन होगा ये आ चुका। अब आपको प्रॉब्लम बनाने वाला क्या बोल रहा है कि जो तीसरा प्लेन है वो भी इसी लाइन से पास हो रहा है, इनकी इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है। तो निश्चित बात है इन दोनों की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला प्लेन है ये, और आपसे प्रश्न बनाने वाला बोल रहा है कि उसी लाइन से ये प्लेन पास हो रहा है। तो मतलब आपने इंटरसेक्शन लाइन से जो प्लेन बनाया और उन्होंने जो प्लेन दिया वो दोनों सेम होंगे, वो दोनों क्या होंगे? सेम। तो सेम होंगे तो यहां x का कोफिशिएंट 1 + λc है, और वो क्या होगा? b। इधर y का कोफिशिएंट क्या? -c - λ, और उधर क्या है? a। और इधर z का कोफिशिएंट क्या? b + a λ, और ये है -1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा क्या करा मैंने। भाई
आपने इनकी इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ये लिखी और प्रश्न बनाने वाला बोल रहा है कि वो इक्वेशन क्या है, ये। तो आपने जो इक्वेशन लिखी वो ये है, प्रश्न बनाने वाला बोल रहा है ये। सो ये दोनों क्या होंगे, सेम। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करिए तो आप कंपेयर कर लेंगे। सो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 1 प्लस लेमडा सी, यहाँ पर बी, वहां पर माइनस सी माइनस लेमडा, यहाँ पर ए। ये होप मैं अभी तक सही जा रहा हूं, अगर कोई गलती कर दूं तो भैया देख लेना। ये बात तय है कि हम फंडामेंटल में कोई गलती नहीं करेंगे। और इक्वल टू मैं इसको मान लेता हूं, मैं के मान लेता हूं। अब यहां से मैंने इसको के मान लिया। अब इन दोनों को इक्वल कीजिए। जब इन दोनों को इक्वल करूंगा मैं तो b प्लस ए लेमडा इज इक्वल टू आएगा माइनस के। इससे ए लेमडा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस के माइनस बी। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के माइनस बी अपॉन ए। ये लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के, एक मिनट, माइनस कॉमन निकाल दूंगा तो वो ये आ जाएगी। हाँ, सो ये लेमडा की वैल्यू आई। अब ये जो लेमडा की वैल्यू आई, इस लेमडा की वैल्यू को आप एक काम कीजिए, आप यहां रख दीजिए। जब यहां रखेंगे सो क्या होगा, माइनस सी माइनस लेमडा, और लेमडा है प्लस, हो जाएगा ये के प्लस बी अपॉन ए, और होल अपॉन ए इज इक्वल टू के। होप सही किया है हमने क्या करा, माइनस सी माइनस लेमडा, और लेमडा की वैल्यू है माइनस के प्लस बी अपॉन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और अपॉन ए इज इक्वल टू के। बिल्कुल ठीक बात है। अभी एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो माइनस ए सी प्लस के प्लस बी और अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू के। ये सही है, माइनस ए सी प्लस के प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो के प्लस बी माइनस ए सी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, और यहां से b माइनस ए सी इज इक्वल टू के माइनस 1 ना ए स्क्वायर इंटू के माइनस 1। कुछ यही आएगा मेरे ख्याल से। तो मैंने सही करा है भैया। क्या करा है भाई, माइनस ए सी प्लस बी प्लस के इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। अभी आप के को इधर लेके चले गए, एक मिनट, क्या करा, के को कॉमन निकाला, के को कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई बच्चों बी माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। ये के की वैल्यू आई, और ये जो के की वैल्यू आई, ये जो के की वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमने यहां से के की वैल्यू निकाली, और के की एक और वैल्यू क्या है देखें जरा भाई। वहां से आपने के की वैल्यू निकाली, बी माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 आया। ठीक है, और भाई हम यहां पर लेमडा और के दो वेरिएबल्स में काम कर रहे हैं। लेमडा की वैल्यू ये आई थी, के की वैल्यू ये आई। ठीक है, अब एक काम करो ना, ये जो लेमडा की वैल्यू आई, हम एक मिनट, हम ये जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं खामखा इसमें उलझ रहा हूं। मैं इसे मिटाऊंगा बच्चों, मैं इसे मिटाऊंगा, और मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करते हुए मुझे ये के भी मानने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, इन दोनों को इक्वल करके लेमडा निकालना चाहिए। सो यहां मल्टीप्लाई करेंगे जब इन दोनों को, तो ये सी प्लस लेमडा इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ बी प्लस ए लेमडा, ये आएगा। इन दोनों को इक्वल करा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करा, यस। सो c प्लस लेमडा इज इक्वल टू ए बी प्लस ए स्क्वायर लेमडा। ये c माइनस ए बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। इससे लेमडा की वैल्यू c माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 ये आ चुकी, मेरे ख्याल से तो सही है। इसको मल्टीप्लाई करा, कर दिया, माइनस का मल्टीप्लाई करा सी प्लस ए, और ये तो मेरे ख्याल से तो मैंने ये सही करा भैया। फिर ए इंटू बी ए बी ए इंटू ए स्क्वायर लेमडा, लेमडा को उधर ले गए, लेमडा कॉमन निकाला, ये पिक्चर आएगी। अब ये जो लेमडा की वैल्यू आई, अब आपने इन दोनों को इक्वल करके अपना लेमडा निकाला। अब ऐसे एक काम करो, इन दोनों को इक्वल करो, और इन दोनों को इक्वल करके जो लेमडा की वैल्यू आई है वो रख दो, रख देते हैं। चलो क्या है ये, इसका ए का मल्टीप्लाई करा, सो ए प्लस ए लेमडा सी, करेक्ट है, यस। और बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करी तो माइनस बी सी माइनस बी लेमडा, ए इंटू 1 ए
ए इंटू लेमडा सी माइनस बी सी माइनस बी लेमडा, ये आ चुका। अब क्या ये है? ठीक है। अब एक काम कीजिए बच्चों, इसे उधर ले जाइए, तो a इज इक्वल टू माइनस लेमडा कॉमन निकालेंगे तो ये ए सी प्लस 2b। क्या ये सही है? मेरे ख्याल से तो सही है भाई। यहां से आपने क्या करा, इसको उधर ले गए तो ये पिक्चर बनी माइनस, और ये फिर a इक्वल्स टू माइनस, और लेमडा की वैल्यू कितनी है? लेमडा की वैल्यू है बच्चों c माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, और ये ए सी प्लस 2b, ये लीजिए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस साइन का, और c इंटू ए सी स्क्वायर, c इंटू बी 2bc। होप मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। फिर माइनस ए बी इंटू दिस माइनस ए स्क्वायर बी सी, और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2ab स्क्वायर। ये है कुछ ऐसा। अभी कुछ हो रहा है और चेक कर लेते हैं भैया, हमने कहीं कुछ गलती नहीं करी हो। ए क्यूब माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए सी स्क्वायर, और माइनस 2bc प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, कुछ कॉमन वॉमन निकल रहा है यहाँ पर। कॉमन वॉमन तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा भैया। मेरे ख्याल से तो मैंने सब कुछ सही करा है। मैंने गलती कर दी है, मैंने गलती कर दी है। गलती करी है मैंने, हाँ क्या गलती करी है भैया? मैंने क्रॉस ये जब यस क्या करा मैंने गलती करी है। ए का जब मल्टीप्लाई करा तो ए प्लस ए लेमडा सी, और बी का मल्टीप्लाई करा तो माइनस बी सी होगा। भैया आपने तो मुझे बताना चाहा होगा, पर मैं ही था जो आपकी बात नहीं सुन रहा था। मैं तो भावनाओं में बह गया था भैया। ये आएगा मेरे ख्याल से। अब गलती हुई है तो चलिए ठीक है भैया, अब इंसान है, इंसान से गलती होती है। तो ये लीजिए, ये आ गया भैया। अब आप एक काम कीजिए, ए प्लस बी सी बराबर माइनस बी लेमडा माइनस ए सी लेमडा, यही होगा। चलिए ए प्लस बी सी, और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल कर आया? माइनस लेमडा, सो बी प्लस ए सी। अब तो मेरे ख्याल से ये, फिर मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, फिर नहीं कर रहा हूं मेरे ख्याल से। चलिए अभी क्या होगा? ए प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस, और लेमडा की वैल्यू क्या है बच्चों? लेमडा की वैल्यू है सी माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी प्लस ए सी। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, a इंटू 1 a, फिर 1 का मल्टीप्लाई करूंगा। पहले तो देखिए a का a स्क्वायर में, फिर a का 1 में, फिर a स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर बी सी माइनस बी सी, माइनस साइन कॉमन निकाल रखिए। c का मल्टीप्लाई बी सी, फिर c का इसमें मल्टीप्लाई करा तो ए सी स्क्वायर, और फिर ए बी का इसमें मल्टीप्लाई करा तो माइनस ए बी स्क्वायर, और ए बी का इसमें मल्टीप्लाई करा तो माइनस ए स्क्वायर बी सी। होप मैंने अब तो सब कुछ सही किया है। और फिर ए क्यूब माइनस ए प्लस ए स्क्वायर बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू माइनस बी सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ये बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। एज सच ए भी कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, पर वैसे कॉमन निकाल के कैंसिल मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे क्या मालूम है कि वैल्यू 0 है या नहीं है। सो ए को कॉमन निकाले रखा तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हुआ? ए बी सी। अच्छा ये भी कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ ये भी कैंसिल हो रहा है। कहीं कुछ गलती तो नहीं है बाबा रे? देख लीजिएगा, अगर गलती हो तो उसे आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। मुझे तो लग रहा है कि कैंसिल नहीं होना चाहिए, बट फिर भी। और ये माइनस वाले को इधर लेकर आ जाएंगे तो सी स्क्वायर, माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो भाई ये आपके पास में आएगा सी इंटू बी बी सी, सी इंटू एस, ये माइनस, ये भी माइनस। अभी आप ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी से भी कैंसिल हो रहा है। मैं निश्चित रूप से मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, वो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर थोड़ा सिमेट्रिक नजर नहीं आ रहा मुझको। और होना यह चाहिए था कि मैंने कोशिश करी थी कि मैं कोई सिमेट्रिक आंसर लाने की प्रयास करूं, या सिमेट्रिक आए, वो आ नहीं रहा है। वो आप टैली कर लीजिएगा बच्चों। पर मैंने एक अप्रोच आपको बता दी, हाउ टू अप्रोच। भाई आप क्या करेंगे, अगर आपको किन्हीं 2 लाइंस, कोई 3 प्लेन्स आपको बोल रखा हो कि दीज 3 प्लेन्स हैव अ कॉमन लाइन, तो आप क्या करेंगे उसके लिए?
उसके लिए आप ये कीजिए कि दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला प्लेन निकालिए। अब तीसरा प्लेन भी उसी से पास हो रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा कहीं ना कहीं, या उसी के जैसा सिमिलर हो जाएगा, यूं कहा जाए तो वो सिमिलरिटी का लॉजिक अपनाया है और ये आंसर आया है। होप मैंने सही किया है। जो मुझे खुद को डाउट है कि मैंने कहीं ना कहीं कुछ माइनस प्लस की या कहीं ना कोई मल्टीप्लाई डिवीजन की गलती करी है, वो आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा बच्चों। बट हाउ टू अप्रोच वो आपको समझ में आ चुका होगा, कॉपी कर लीजिएगा। अगला जो है एक और प्रश्न मैं देता हूं कि आपको गिवन है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस d1 इक्वल्स टू 0, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर प्लस d2 इक्वल्स टू 0 और आर वेक्टर डॉट n3 वेक्टर plus d3 equals to 0. If these three planes have a common line in them, then prove that d1 n2 cross n3, d2 n3 cross n1 plus d3 n1 cross n2 इज इक्वल टू 0। यदि इन तीनों प्लेन्स में एक रेखा उभयनिष्ठ है तो हमको यह सिद्ध करना है। मैं फिर बोल रहा हूं भैया, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कोई गलती करी, अगर गलती करी तो आप उसको संभालिएगा। अभी इन तीनों की एक लाइन कॉमन है तो क्या करेंगे बच्चों हम उस केस में? हम पहला काम तो ये करेंगे कि वीडियो को रोकेंगे और खुद से करके देखेंगे। भाई नहीं बनेगा तो हम करेंगे ही, कोई बात ही नहीं। तो दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला प्लेन ये होता है, ये लीजिए कुछ ऐसा होगा। अब ये क्या होगा, आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लेमडा n2 प्लस d1 प्लस लेमडा d2 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन ये होगी। अब वो बोल रहे हैं कि इसी लाइन से पास होने वाला प्लेन तीसरा भी है। सो ये आपके हिसाब से इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला प्लेन ये, और उन्होंने ये बोला है, सो ये दोनों सेम होंगे। तो ये सेम होंगे तो कंपेयर कर लीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड को कर लेते हैं। चलिए तो क्या होगा, n1 प्लस लेमडा n2 अपॉन n3 इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2 अपॉन d3 और इज इक्वल टू एक काम करते हैं बच्चों, लेमडा सपोज कर लेते हैं। वो लेमडा तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन था ना यार, वो हमने वैसा माना था, तो इसको लेमडा नहीं, इसको हम क्या मान लेते हैं, चलिए के मान लें, ठीक बात है। और फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि एक मिनट, n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू हो जाएगा के n3, n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, के n3, एक तो ये मिल गया, और d1 प्लस लेमडा d2 इज इक्वल टू हो गया के d3। ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा भाई, ये हमारे पास में आ गया n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू के n3 और d1 प्लस लेमडा d2 इज इक्वल टू के d3। अब ये जो इक्वेशन आई, एक काम कीजिए, इसमें दोनों तरफ आप n2 वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका, n2 वेक्टर का। इसमें दोनों तरफ क्रॉस n2 कीजिए, तो n2 वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या, के n3 क्रॉस n2। ये आपके पास आ गया भाई। मैंने क्या करा, ये जो इक्वेशन बनकर आई थी पहली वाली, इसमें दोनों तरफ n2 वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, और ये तो 0 हो गया। ये जैसे मैंने यहां पर क्रॉस n2 करा, वैसे ही मैं काम करता हूं, क्रॉस n3 करता हूं। इसी में मैं क्रॉस n3 करता हूं। जब क्रॉस n3 करूंगा सो n1 क्रॉस n3 प्लस लेमडा n2 क्रॉस n3 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। भाई ये जो आपके पास में है, इस इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। मैंने क्या करा, इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्रॉस n2 करा तो ये पिक्चर बनी, ऐसे दोनों तरफ क्रॉस n3 करो तो ये पिक्चर बनेगी। अब आप इसको क्या कर सकते हो, जरा देखो, आप ये तो एज इट इज लिया और इसको दूसरी तरफ ले गए। इसको जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो
माइनस हो जाएगा, और माइनस में ऑर्डर रिवर्स कर देने पर वैल्यू वैसे हो जाती है। तो ये हो गया ये आपके पास में। तो n3 क्रॉस n1 की वैल्यू आ गई लेमडा n2 क्रॉस n3 आ गई, और n3 क्रॉस n1 की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। और यहां से एक काम कीजिए, ये जो आपके पास आई वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई, n1 क्रॉस n2 की वैल्यू आ गई आपके पास में इतनी, और n3 क्रॉस n1 की वैल्यू आ गई आपके पास में इतनी, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं जो आपको प्रूव करना है, जो आपको प्रूव करना है उसमें यहां रखिए, इसमें यहां रखेंगे। सो d1 और n2 क्रॉस n3 को तो चलिए मैंने वैसा का वैसा रखा, मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, और d2 और ये जो n3 क्रॉस n1 है, n3 क्रॉस n1 की वैल्यू क्या आई थी, n3 क्रॉस n1 की वैल्यू जरा देखिए लेमडा इंटू n2 क्रॉस n3 आई। आराम से देख लीजिए भाई, आपने जो प्रूव करना है आपने उसकी LHS ली, वाम हस्त पक्ष, d1 n2 क्रॉस n3 वैसा का वैसा रखा, d2 और n3 क्रॉस n1 की वैल्यू जो आई थी इससे मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया, सो वो ये आ गई, और प्लस d3 और d3 और n1 क्रॉस n2 की वैल्यू क्या आई, n1 क्रॉस n2 की वैल्यू अगर आप निकालें तो वो क्या आ रही है, k n3 क्रॉस n2, k n3 क्रॉस n2, ये लीजिए इज इक्वल टू 0। आ चुका, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। मतलब मैंने कुल मिलाकर ना ये n3 क्रॉस n1 और n1 क्रॉस n2, n1 क्रॉस n2 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ n2 क्रॉस n3, और n3 क्रॉस n1 की वैल्यू कहां गया, कहां गया, n1 क्रॉस n2 की वैल्यू, n1 क्रॉस n2 की वैल्यू मैंने n3 क्रॉस n2 के टर्म्स में, और n3 क्रॉस n1 की वैल्यू भी n2 क्रॉस n3 के टर्म्स में रख दी। अब ये भी n2 क्रॉस n3, ये भी n2 क्रॉस n3 और ये n3 क्रॉस n2, तो रिवर्स करने पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगा। सो ये आप इसमें से n2 क्रॉस n3 कॉमन निकाल दो, इसमें से अगर आप n2 क्रॉस n3 कॉमन निकाल दो तो बाकी क्या बचेगा, जब ये कॉमन निकालोगे तो ये आएगा d1 और ये आएगा लेमडा d2 और ये क्या आएगा माइनस k d3। और जरा गौर कीजिए बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है d1 प्लस लेमडा d2, अरे हो गया d1 प्लस लेमडा d2 माइनस k d3, इस पूरे की वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू है बच्चों n2 क्रॉस n3, इस पूरे की वैल्यू 0। सो ऑब्वियसली जो प्रूव करना था आपने उसकी LHS ली, इसको सॉल्व करा तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0, यानी कि दक्षिण हस्त पक्ष। तो अब तो मेरे ख्याल से आपको फंडा क्लियर हो चुका होगा भैया कि अगर कोई तीन प्लेन्स को आपको कॉमन लाइन प्रूव करानी हो तो आप क्या करेंगे, दो की इंटरसेक्शन लाइन से प्लेन बनाओ और तीसरा भी उसी से कंपेयर कर दो क्योंकि वो उसी पर है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अब कभी कोई जैसे दो प्लेन्स के बारे में हमने बात करी, दो प्लेन्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहां पर एक लाइन बनी, तीसरा प्लेन उसी लाइन से पास करने वाला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। लेकिन क्या जरूरी है कि तीसरा प्लेन उसी लाइन से पास हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो प्लेन्स ने जहां कट किया उसकी किसी लाइन से कोई प्लेन तीसरा प्लेन पास हो रहा हो। दो प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लाइन बनी, ये दो प्लेन्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहां पर नेचुरली क्या बनी, लाइन। और तीसरा जो प्लेन है बच्चों वो उनकी इंटरसेक्शन लाइन से पास हो रहा है। मतलब आपको अगर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने को दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, मैं वो भी बता देता हूं आपको। चलिए, इफ यू वांट टू डिटरमाइन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री प्लेन्स, अगर आपको भाई हो सकता है ना कि तीसरा प्लेन उन्हीं की लाइन से पास ना हो रहा हो, कहीं किसी पॉइंट से पास हो रहा हो, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं आपको। भाई आपके पास में एक प्लेन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, और तीसरा प्लेन क्या है a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इक्वल टू 0। अब आपको इन तीनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, जरा देखिए, x अपॉन b1 c1 d1 b2 c2 d2 b3 c3 d3 इज इक्वल टू
y अपॉन C1 D1 A1 C2 D2 A2 C3 D3 A3 is equals to Z upon A1 Z upon D1 A1 B1 sorry D2 A2 B2 D3 A3 B3 is equals to -1 upon A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आपको अगर किन्हीं तीन प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? x अपॉन, आपने x को एलिमिनेट कर दिया बी सी डी, फिर y को एलिमिनेट करा सी डी ए, फिर z को एलिमिनेट करा डी ए बी, और फिर सभी को ये। अब आप क्या करेंगे? जब इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ऑब्वियसली ये पूरा डिटरमिनेंट ऊपर चला जाएगा तो उससे आ जाएगा x, जब ये सॉल्व करेंगे तो उससे आ जाएगा y, जब ये दोनों सॉल्व करेंगे तो z आ जाएगा ये। ऑब्वियसली ये जो तीसरा वाला जो चौथा वाला जो डिटरमिनेंट था, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में आएगा सभी के x y z, ये 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये 0 नहीं आ रहा मतलब दीज थ्री प्लेन्स हैव अ कॉमन पॉइंट, एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा और उस उभयनिष्ठ बिंदु के निर्देशांक आप इस फार्मूले से कर सकते हो। मैं यहां पर अगर सम नहीं भी कराऊं तो कोई तीन प्लेन दूंगा, पॉइंट निकालने को बोलूंगा, आप केवल वैल्यूज रखोगे और पॉइंट निकाल लोगे।